हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संजय टेक्निकल @21 में। आज की इस वीडियो में हम फ्यूचर ट्रेड के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का डिस्कशन करने वाले हैं। तो यह वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी और आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में बहुत ही अंत में आप जब जितना मतलब वीडियो को डीप तक जाएंगे उतने अच्छे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आपसे बस यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, तभी आपको पूरी जो है यह जो वीडियो जो है समझ में आएगी। ठीक है, और एक या दो क्वेश्चन देख करके केवल अपने जो है आप हमें जज ना करें कि इस वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं है या इस वीडियो की क्वांटिटी जो है अच्छा नहीं है। ठीक है, आप अंत तक देखिए। उसके बाद अगर आपको कोई डाउट लगता है, अगर कुछ चीज़ आप बताना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, पंच और ड्रिफ्ट में कितना प्रतिशत कार्बन होता है? तो याद रखिएगा, पंच और ड्रिफ्ट में जो है 0.8% कार्बन होता है। ठीक है, पंच जो है आपके मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक तो होता है प्रिक पंच और एक होता है सेंटर पंच। प्रिक पंच भी आपके दो प्रकार के होते हैं, एक प्रिक पंच 30 डिग्री और एक प्रिक पंच 60 डिग्री। ठीक है, तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं पंच से कुछ, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं। जैसे कि प्रिक पूछता है आपसे कि प्रिक पंच 30 डिग्री का प्रयोग कहाँ पे होता है, तो याद रखिएगा प्रिक पंच 30 डिग्री का प्रयोग डिवाइडर के पॉइंट को स्थान देने के लिए हम करते हैं, जबकि प्रिक पंच 60 डिग्री का प्रयोग मार्किंग के करते समय लाइन को जो है फिक्स करने के लिए या मार्किंग के समय हम प्रिक पंच 60 डिग्री का प्रयोग करते हैं। प्रिक पंच 60 डिग्री को कहीं कहीं पे डॉट पंच भी कहा जाता है, तो ये भी आप याद रखिएगा। और आपका होता है एक सेंटर पंच। तो सेंटर पंच का एंगल जो होता है वो 90 डिग्री होता है। इसका प्रयोग जो है हम ड्रिल के पॉइंट को स्थान देने के लिए करते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट है आपका ड्रिफ्ट। तो ड्रिफ्ट का प्रयोग हम सीट मेटल में सीट को अलाइनमेंट में करने के लिए या सीट को एक सीध में करने के लिए हम सीट ड्रिफ्ट का प्रयोग करते हैं। इसके साथ ही ड्रिल ड्रिफ्ट का भी प्रयोग किया जाता है आपके ड्रिल के स्पेंडल से ड्रिल बिट को बाहर निकालने के लिए। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखेंगे कि ड्रिफ्ट की बात करें तो यह सीट को अलाइनमेंट में लाने के लिए या एक सीध में सीटों को करने के लिए हम ड्रिफ्ट का प्रयोग करते हैं, जबकि ड्रिल ड्रिफ्ट ठीक है, ड्रिल ड्रिफ्ट इसका प्रयोग जो है हम मशीन के स्पेंडल से ड्रिल बिट को बाहर निकालने के लिए करते हैं। तो इतने सारे पॉइंट्स आपके पंच और ड्रिफ्ट से जो आपके अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन सारे पॉइंट्स को आप लोगों के साथ में हमने साझा करने का प्रयास किया है। उम्मीद है आप इस पॉइंट्स को अच्छे से याद करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेकेंड नंबर का, किस हीट ट्रीटमेंट प्रक्रिया द्वारा प्रतिबल एवं विकृति को दूर किया जाता है? तो प्रतिबल और विकृति को हम कहते हैं स्ट्रेस और स्ट्रेन। ठीक है, इसको इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रेस और स्ट्रेन। तो हीट ट्रीटमेंट क्या होता है? तो किसी भी वर्कपीस को ठीक है एक निश्चित तापमान पर गर्म करके पुनः उसे निश्चित दर से ठंडा करने को हीट ट्रीटमेंट कहते हैं। हीट ट्रीटमेंट के द्वारा हम किसी भी मेटल के अंदर कुछ वांछित गुण प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि कोई मेटल सॉफ्ट है तो उसके हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस के द्वारा थोड़ा सा उसको हार्ड किया जा सकता है, या कोई हार्ड मेटल है तो उसको कुछ हीट ट्रीटमेंट के माध्यम से हम उसे सॉफ्ट भी बना सकते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा कि एनीलिंग के द्वारा जो है स्ट्रेस या स्ट्रेन को दूर किया जा सकता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। एनीलिंग का कार्य और भी होता है, जैसे कि एनीलिंग का कार्य होता है किसी भी कंपोनेंट्स को या किसी भी जॉब को मुलायम करना हो, मशीनिंग के योग्य बनाना हो, तो वहाँ पे भी हम एनीलिंग प्रोसेस का प्रयोग करते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इसको याद रखेंगे आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका थर्ड नंबर का, किसके लिए लोअर क्रिटिकल तापमान तथा अपर क्रिटिकल तापमान एक समान होता है? ठीक है, तो याद रखिएगा यूक्रेटाइल्ड जो स्टील होती है इसके लिए जो है आपका लोअर क्रिटिकल तापमान और अपर क्रिटिकल तापमान समान होता है। ठीक है, तो थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि लोअर क्रिटिकल तापमान क्या होता है और अपर क्रिटिकल तापमान क्या होता है। ठीक है, तो स्टील को जब भी हम गर्म करते हैं या किसी भी कंपोनेंट को जब हम गर्म करते हैं तो धीरे धीरे एकदम से उसमें चेंज नहीं आ जाता। ये नहीं कि आप उसको आग के ऊपर रखें और उसमें उसके स्ट्रक्चर में परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। तो एक टेम्परेचर होता है जो कि आपका होता है 723 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 723 डिग्री सेल्सियस तापमान पे जब किसी भी स्टील को गर्म किया जाता है तो उसके स्ट्रक्चर में परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। इस तापमान को हम लोअर क्रिटिकल तापमान कहते हैं। ठीक है, लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं। तो ये भी याद रखेंगे। और याद रखिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि लोअर क्रिटिकल तापमान कितना होता है, तो याद रखिएगा कि 723 डिग्री सेल्सियस होता है। और उसके बाद क्या होता है कि जब हम स्टील को और भी गर्म करते हैं तो थोड़ा सा उसके स्ट्रक्चर में परिवर्तन होते जाता है। लेकिन जब 800 डिग्री सेल्सियस तापमान तक को हम किसी भी कंपोनेंट्स को गर्म करते हैं तो उसके बाद जो उसके स्ट्रक्चर में परिवर्तन जो है वो रुक जाता है। उसी को हम कहते हैं अपर क्रिटिकल टेम्परेचर। और ये अपर क्रिटिकल टेम्परेचर जो होता है आपका 800 डिग्री सेल्सियस होता है, 800 डिग्री सेल्सियस होता है। आप इसको याद रखेंगे।
और यूक्रेटाइल स्टील में जो होता है ये कार्बन की बात करें तो इसमें आपके 0.83% कार्बन होता है। ठीक है, यूक्रेटाइल स्टील आपके स्टील जो है आपके मुख्यतः 3 भागों में इसको बांटा गया है, यूक्रेटाइल स्टील, हाइपो यूक्रेटाइल स्टील। तो यहाँ पे केवल यूटेक्टाइड स्टील की बात की गई है जिसमें कार्बन की परसेंट होती है, मात्रा होती है 0.83%, और जिसमें कार्बन की मात्रा 0.83% से कम हो इसे हम हाइपोयूक्टेक्टाइल स्टील कहते हैं, और जिसमें 0.83% से अधिक कार्बन की मात्रा हो उसको हम हाइपर यूक्टेक्टाइल स्टील कहते हैं। तो उम्मीद है आपको यूक्टेक्टाइल स्टील और उसमें उपस्थित कार्बन की मात्रा से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं हमने आपके साथ साझा किया है और आप उस सारे पॉइंट्स को याद कर लिए होंगे। अगर आप एक बार में याद नहीं हो रहा तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को 2-3 बार जो है आप देखिए, इसके डेफिनेटली आपको सारे क्वेश्चन जो है याद हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये मतलब कि क्या कहते हैं, कड़वा सच है, बिटर ट्रूथ इसको इंग्लिश में कहा जाता है कि दिस इज़ द बिटर ट्रूथ, कि किसी भी चीज़ को एक बार पे परफेक्ट शेप नहीं दिया जा सकता इन द मतलब कि इसी प्रकार से आप भी अगर सोचते हैं कि हम वीडियो को एक बार देख लेंगे तो हमारा आप सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे, तो ये ऐसा संभव नहीं है। आप वीडियो को, आपसे रिक्वेस्ट है कि 2-3 बार वीडियो को देखें, उसके बाद ज़रूर ही आपके अंदर कॉन्फिडेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन आपका, कौन सा क्विंचिंग मीडिया धीरे धीरे जाप को ठंडा करता है? तो क्विंचिंग मीडिया जो होता है ये एक प्रकार का पदार्थ हम कह सकते हैं कि यह पदार्थ होता है जिसका प्रयोग मेटल को क्या ठंडा करने के लिए करते हैं। क्विंचिंग मीडिया आपके 4 प्रकार के होते हैं, जैसे कि हवा हो गया, पानी हो गया, ठीक है, उसके बाद तेल हो गया और एक ब्राइन सॉल्यूशन। ये आपके 4 क्विंचिंग मीडिया होते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, एक आपका पदार्थ को ठंडा करने का यह क्या है, एक माध्यम है। क्विंचिंग मीडिया क्या होता है, मेटल को ठंडा करने का एक माध्यम होता है। ठीक है, तो मेटल को हम विभिन्न प्रकार से ठंडा कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू और रिक्वायरमेंट, मतलब अपने ज़रूरत के हिसाब से। अगर आप चाहते हैं कि मेटल बहुत ज़्यादा हार्ड हो तो उसको जल्दी ठंडा किया जाता है। अगर चाहते हैं कि मेटल जो आपका सॉफ्ट बना रहे तो उसके लिए हम उसको धीरे धीरे ठंडा करते हैं। तो जो सबसे धीरे धीरे ठंडा करने वाला क्विंचिंग मीडिया है वो हवा है, यानी कि किसी भी कंपोनेंट्स को अगर वातावरण में छोड़ देते हैं तो वह बहुत ज़्यादा समय लेता है ठंडा होने में। ठीक है, और इसके बाद है एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है अक्सर कि कौन सा मीडिया सबसे अधिक तेज़ जो है जॉब को ठंडा करता है? तो याद रखिए कि ब्राइन सॉल्यूशन जो है सबसे अधिक तीव्र गति से जॉब को ठंडा करता है। तो ये 2 क्वेश्चन आपसे इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकता है क्विंचिंग मीडियम से कि कौन सा क्विंचिंग मीडिया सबसे तेज़ी से ठंडा करता है जॉब को? तो याद रखिए कि ब्राइन सॉल्यूशन। और कौन सा मीडिया सबसे धीरे धीरे जॉब को ठंडा करता है? तो होता है हवा। और इसके साथ ही आपको ये भी पता होना चाहिए कि क्विंचिंग मीडिया आपके कितने प्रकार के होते हैं। तो क्विंचिंग मीडिया आपके 4 प्रकार के होते हैं, हवा, पानी, तेल और ब्राइन सॉल्यूशन। ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर का, 10 मिलीमीटर मोटी लो एलाई स्टील के लिए सोकिंग का समय कितना होता है या कितना होना चाहिए? तो याद रखिएगा कि 10 मिलीमीटर कोई मोटी लो एलाई स्टील की कोई कंपोनेंट है तो इसके लिए सोकिंग का जो समय होता है उसके ज़्यादा, यानी कि 5 मिनट होता है। ठीक है, और बाकी एक हाई स्टील के लिए जो अगर आपको सोकिंग समय का है सेम थिकनेस की, यानी कि 10 मिलीमीटर की ही अगर हाई स्टील की कोई सोकिंग करना हो तो उसके लिए हमें 10 मिलीमीटर के लिए 10 मिनट का समय चाहिए। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। लो एलाई स्टील हो तो 10 मिलीमीटर के लिए 5 मिनट और हाई स्पीड स्टील हो तो वहाँ पे हम 10 mm के लिए 10 मिनट का टाइम उसको सोकिंग के लिए रखते हैं। सोकिंग समय क्या होता है, तो किसी भी कंपोनेंट्स को गर्म करने के बाद उसे कुछ समय तक उसी तापमान पर अगर हम रखते हैं तो उस तापमान को जो हम सोकिंग समय कहते हैं। ठीक है, उस टेम्परेचर जितने समय तक हम उसको रखते हैं उसको हम क्या कहते हैं, सोकिंग समय कहते हैं। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर का, फ्लूइड टाइट जॉइंट बनाने के लिए किस औजार का प्रयोग करते हैं? तो याद रखिएगा फ्लूइड टाइट जॉइंट बनाने के लिए या लीक प्रूफ जॉइंट बनाने के लिए हम फुलरिंग का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको याद रखिएगा। और एक क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि मेटल टू मेटल जॉइंट, ठीक है, मेटल टू मेटल जॉइंट बनाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? तो ये आपके निमी के बुक्स के आंसर हैं और निमी के बुक से ही हमने क्वेश्चन तैयार किए हैं, तो आप बिना किसी डाउट के आंसर करिएगा। ठीक है, आपका क्वेश्चन जो है एकदम सही माना जाएगा। ठीक है, और हम अगर बात करें मेटल टू मेटल जॉइंट के लिए तो किसका प्रयोग करते हैं? तो याद रखिएगा कि मेटल टू मेटल जॉइंट के लिए हम कॉकिंग का प्रयोग करते हैं। कॉकिंग और फोल्डिंग ऐसे ऑपरेशन है जिससे अक्सर एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, कभी कभी आपसे एग्जाम में पूछता है कि क्या कहते हैं, लीक प्रूफ अब जॉइंट बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? वहाँ पे एक कॉकिंग और फुलरिंग दोनों साथ साथ में आंसर दे देता है, तो ये वहाँ पे भी आपका ये आंसर जो है कॉकिंग और फुलरिंग दोनों आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, मतलब एक ही ऑप्शन में रहता है। ऐसे अगर पूछे आपसे फ्लूइड टाइट जॉइंट बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं तो फुलरिंग के लिए, और मेटल टू मेटल जॉइंट बनाने के लिए हम कॉकिंग का प्रयोग करते हैं, ये आप याद रखेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है। मुझे लग रहा है कि हमने आपका ज़्यादा समय ले लिया है, तो वीडियो को थोड़ा सा फास्ट रिकॉर्ड करने की कोशिश करेंगे और जल्दी से जल्दी चाहेंगे आपका कि जितने क्वेश्चन है आप लोगों के सामने मैं डिस्कस कर पाऊँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7 नंबर का, रिविट हेड को अंतिम रूप देने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो याद रखिएगा, रिविट के हेड को अंतिम रूप देने के लिए हम रिविट स्नैप का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसके साथ ही रिविट के हेड को सहारा देने के लिए, या आपसे क्वेश्चन पूछता है कि फैक्ट्री हेड को, रिविट के फैक्ट्री हेड को सहारा देने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो याद रखिएगा कि रिविट के हेड को या रिविट के फैक्ट्री हेड को सहारा देने के लिए हम डॉली का प्रयोग करते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको याद रखिएगा। आपसे क्वेश्चन पूछता रहता है कि रिविट किस प्रकार का जॉइंट है? तो याद रखिएगा, रिविट जो है एक प्रकार का जो है सेमी परमानेंट जॉइंट है। तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर का, सीट मेटल के कार्यों में ओवरलैपिंग से बचने में कौन सहायता करता है? तो सीट मेटल कार्यों के लिए जो नोच छूत बनते हैं वो आपकी हेल्प करते हैं ताकि आपका मेटल जो है ओवरलैपिंग ना हो। ठीक है, मेटल ओवरलैपिंग से मतलब है कि जब हम किसी भी मेटल को मोड़ करके किसी आकृति में बनाना चाहते हैं तो उसके जो कॉर्नर होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर क्या करते हैं? ओवरलैप करते हैं। ठीक है, उसी को हम क्या करते हैं? नोच बना देते हैं वहाँ पे, यानी कि थोड़ा सा मेटल को काट देते हैं कॉर्नर से, उसी को हम नोच कहते हैं। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखिएगा कि सीट मेटल कार्य में ओवरलैपिंग से जो है नोच हमारी बचने में सहायता करता है। इसके साथ ही एक क्वेश्चन आपसे अक्सर एग्जाम में पूछता है, नोट से पूछता है कि बॉक्स जैसे कि बॉक्स होते हैं उनको बनाने के लिए कौन से नोच का प्रयोग करते हैं? तो यहाँ पे याद रखिएगा कि स्क्वायर नोच का प्रयोग करते हैं बॉक्स बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर का, भी नोच का एंगल कितना होता है? तो भी नोच का एंगल जो होता है 45 डिग्री होता है, ये आप याद रखिएगा, क्योंकि अगर आप ये यहाँ से क्वेश्चन आपसे अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर का, हेप्टागन में कितनी भुजाएं होती हैं? तो याद रखिएगा कि आपका जो पेक्टागन होता है उसमें 5, हेक्टागन होता है उसमें 6, और हेक्सागन होता है उसमें 6, और जो हेप्टागन होता है उसमें 7 भुजाएं होती हैं। ठीक है, इससे संबंधित कुछ एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, जैसे कि पॉलीगन चैप्टर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो पॉलीगन क्या होता है? एक पॉलीगन को हिंदी में कहते हैं बहुभुज। ठीक है, यानी कि जिसमें 5 से अधिक भुजाएं हों उसको हम क्या कहते हैं? बहुभुज होते हैं। यानी कि पॉलीगन क्या होते हैं? ये एक प्रकार की समतल आकृति होती है जिसमें 5 से 6 से अधिक भुजाएं हों। ठीक है, और सभी को क्या बराबर होनी चाहिए। और इसके साथ ही पॉलीगन से संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे आपसे पूछ सकता है कि इंटरनल इसमें एंगल अक्सर पूछ जाता है कि इंटरनल एंगल किसी भी पॉलीगन का कैसे निकाला जाता है? तो इसके लिए फार्मूला होता है 180 डिग्री माइनस 360 डिग्री अपान एन। ठीक है, जहाँ पे एन जो होता है आपका पॉलीगन का साइड्स होता है, यानी कि किसी भी पॉलीगन का हमें इंटरनल एंगल निकालना हो, अंदरूनी उसका वो निकालना हो, आंतरिक कोण निकालना हो, तो उसके लिए हम 180 डिग्री में से माइनस करके 360 में एन से, यानी कि भुजाओं की संख्या से भाग दे करके हम उसको निकाल सकते हैं। वैसे ही अगर आपके एक्सटर्नल एंगल निकालना हो तो वहाँ पे हम सिंपली 360 डिग्री में भुजाओं की संख्या से भाग दे देते हैं, तो वहाँ पे आपका जो है आपका एक्सटर्नल एंगल पॉलीगन का ज्ञात हो जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन आपका, किसी फीट में होल के साइज़ और शाफ्ट के साइज़ के बीच के अंतर को क्या कहते हैं? तो याद रखिए, किसी फीट में होल के साइज़ और शाफ्ट के साइज़ के बीच को अंतर क्लियरेंस कहते हैं। ठीक है, क्लियरेंस कब होता है? जब होल का साइज़ अधिक और शाफ्ट का साइज़ कम होता है, तो वहाँ पे हम आपका क्लियरेंस फिट होता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। और जो क्लियरेंस होता है वो हमेशा आपका पॉजिटिव होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर का, होल की डायमेंशन और शाफ्ट की डायमेंशन के बीच रखे जाने वाले अंतर को क्या कहते हैं? तो याद रखिए कि होल की शाफ्ट और डायमेंशन की शाफ्ट के बीच रखने वाले अलाउंस को जो है हम रखने वाले अंतर को हम अलाउंस कहते हैं। तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर का, कार्य के समय की जाने वाली मरम्मत को क्या कहते हैं? यानी कि कार्य करते समय अगर आप किसी भी मशीन में कोई खराबी आती है, अब उसको हम सुधारते हैं, तो उसको हम कहते हैं रूटीन मेंटेनेंस। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर का, लुब्रिकेशन की कितनी विधियाँ है? तो लुब्रिकेशन की 3 विधियाँ है। ठीक है, एक तो ग्रेविटी, एक फोर्स फीड, एक स्प्लैश फीड। तो ये भी आप याद रखेंगे कि लुब्रिकेशन की 3 विधियाँ होती हैं। और लुब्रिकेंट कितने प्रकार के होते हैं? तो लुब्रिकेंट भी आपके 3 प्रकार के ही होते हैं। ठीक है, सॉलिड, सेमी सॉलिड और लिक्विड। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, सेंट्रल लेथ के फ्रेम में लगाए गए ड्राफ्ट वर्म का क्या कार्य है? तो याद रखिएगा, इसका जो कार्य होता है वो पावर की फीड को संलग्न तथा अलग करना, यानी कि इंगेज और डिसंगेज करने के लिए हम लेथ सेंटर में ड्राफ्ट वर्म लगाते हैं या उसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर का, लेथ का कैरिएज किस अक्ष के साथ साथ चलता है? तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेथ का जो कैरिएज एक्स है वो जेड एक्स के साथ अक्ष के साथ में वो चलता है, तो इसके लिए आप इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक टम्बलर गियर यूनिट में कितने गियर्स होते हैं? तो याद रखिए, एक टम्बलर गियर यूनिट में 3 गियर्स होते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर का, पाइप सेंटर का टिप कैसा होता है? तो याद रखिए कि पाइप सेंटर का टिप जो होता है वो फ्लैट होता है। ठीक है, और पाइप सेंटर क्या होता है? तो ये भी एक प्रकार का लेथ कैरिएज है, एक प्रकार का।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 नंबर का, जाप को पॉजिटिव ड्राइव कौन प्रदान करता है? तो स्ट्रेट टेल कैरियर जो होता है आपका, और डॉग और जाप को पॉजिटिव ड्राइव प्रदान करता है। आपके यह दो प्रकार के होते हैं, एक स्ट्रेट टेल होता है, एक बेंड टेल होता है। ठीक है, तो आप इसको भी याद रखिएगा। कैच प्लेट में जो आपका बेंड टेल कैरियर का प्रयोग किया जाता है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि कैच प्लेट में किस टेल का प्रयोग करते हैं, तो याद रखिए बेंड टेल का प्रयोग जो है आपका कैच प्लेट में किया जाता है। नेक्स्ट और आज की इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, जाब के सेंटर के बीच टर्निंग करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो याद रखिएगा जाब के बीच जाब के सेंटर के बीच टर्निंग करनी हो तो वहाँ पे हम ड्राइविंग प्लेट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आज की इस वीडियो में हमने डिस्कशन किए हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी और इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ नई जानकारी प्राप्त हुई होगी। और जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले लीजिएगा, ताकि आगे आने वाली वीडियो का आपको अपडेट मिलता रहे। ठीक है, आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपने समय का एंजॉय किया होगा। इसके साथ ही आपके अगर आप ऑलरेडी इन सभी क्वेश्चन का आपको आंसर पता होगा तो एक बार आपका पुनः रिवीजन हो गया होगा। ठीक है, तो हो सके तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए और चैनल से आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसी प्रकार की अपडेट पाने के लिए हमें चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।